भारत में संविधान का रक्षक आखिर कौन है? जब देश के किसी नागरिक के लिए सब जगह से उम्मीद खत्म हो जाए, तो उसके मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए सबसे ऊंचा और आखिरी दरवाजा कौन सा बचता है? आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इन्हीं सवालों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का ये विषय उन सभी के लिए एक मास्टर क्लास साबित होने वाला है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी को गहराई से समझना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि आज हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का पूरा विच्छेदन करेंगे, जिसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 5 यानी संघ के अध्याय 4 में बहुत ही विस्तार से किया गया है। और देखिए, इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण तथ्य, हर एक जरूरी अनुच्छेद और उन सभी पेचीदा सवालों को एक एक करके सुलझाया जाए जो अक्सर परीक्षाओं में भ्रम पैदा करते हैं। सही कहा, क्योंकि कानूनी और संवैधानिक भाषा अक्सर बहुत भारी और नीरस लग सकती है, लेकिन आज हम इन भारी भरकम शब्दों को आम जिंदगी के उदाहरणों से जोड़ेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सुनने वालों को बिना कोई बोझ महसूस किए ये सारे जटिल तथ्य एक कहानी की तरह याद हो जाएं। हम केवल ये नहीं जानेंगे कि कानून क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि वो कानून वैसा क्यों है। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बुनियादी ढांचे और उसकी स्थापना से। जो स्रोत हमारे पास हैं वे स्पष्ट करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे उच्च न्यायिक प्राधिकरण है। और ये सिर्फ मुकदमों की सुनवाई करने वाली एक अदालत भर नहीं है, ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का एक ऐसा पहरेदार है जिस पर संविधान की रक्षा करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएं, तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुई थी। ये एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख है जिसे परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये अक्सर सीधे तौर पर पूछी जाती है। और ये तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना और ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी को हमारी न्यायपालिका ने अपने इस सर्वोच्च और स्वतंत्र स्वरूप में काम करना शुरू किया। इससे पहले भारत में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया काम करता था, है ना? जी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिस्थापित किया। और अगर हम संविधान के ढांचे की बात करें, तो इस पूरी संस्था की नींव जिस अनुच्छेद पर टिकी है वो है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124? हाँ, ये केवल एक संख्या नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसकी संरचना का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये बताता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसका गठन कैसे होगा। यहाँ संरचना की बात बहुत ही रोचक हो जाती है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा देश जहाँ की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, वहाँ पूरे देश के सबसे महत्वपूर्ण मामले सुनने के लिए आखिर कितने न्यायाधीश होते हैं? यह बहुत ही वाजिब सवाल है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। इनमें एक मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। अब जो लोग परीक्षाओं के पैटर्न को गहराई से समझते हैं, उन्हें पता होगा कि परीक्षक इस बिंदु पर एक बहुत ही खास सवाल पूछते हैं। सवाल यह आता है कि अगर भविष्य में काम का बोझ बढ़ जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? हाँ, और कई बार छात्र इसमें राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को चुन लेते हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल गलत है। इस संख्या को बढ़ाने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास है। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, जैसा कि उसने समय समय पर किया भी है। तो संविधान निर्माताओं ने ये शक्ति संसद को इसलिए दी ताकि देश की बदलती जरूरतों और मुकदमे के बढ़ते बोझ के अनुसार न्यायपालिका के आकार को लोकतांत्रिक तरीके से समायोजित किया जा सके। शुरुआत में 1950 में ये संख्या केवल 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य। आज ये 34 तक पहुंच गई है। अब इस संख्या से आगे बढ़कर एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। वो क्या? एक आम नागरिक से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत की कुर्सी तक पहुंचने का सफर क्या है? इसके लिए आखिर क्या योग्यताएं तय की गई हैं? इसका जवाब अनुच्छेद 124 के क्लॉज 3 में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त तो यही है कि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होना तो सबसे बुनियादी शर्त है। बिल्कुल। इसके बाद 3 विशेष विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कम कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त ये है कि वह व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक
किसी उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट में जज रहा हो। और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी शर्त ये है कि वो कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता यानी वकील के तौर पर काम कर चुका हो। हाँ, और अगर ये दोनों शर्तें भी नहीं हैं तो एक तीसरा बहुत ही खास विकल्प है। वो व्यक्ति राष्ट्रपति की दृष्टि में एक विशिष्ट विधिवेत्ता हो, यानी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कानून का असाधारण जानकार हो, उसे भी सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ये विशिष्ट विधिवेत्ता वाला प्रावधान बहुत ही अनोखा है। हालांकि व्यावहारिक रूप से भारत के न्यायिक इतिहास में अब तक किसी भी व्यक्ति को केवल इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है। हाँ, ज्यादातर नियुक्तियां हाईकोर्ट के जजों या कुछ मामलों में वरिष्ठ वकीलों में से ही होती हैं। अब जब योग्यताएं तय हो गईं, तो सबसे बड़ा सवाल आता है नियुक्ति की प्रक्रिया का। देखिए, संविधान कहता है कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन असल में ये प्रक्रिया एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रणाली के माध्यम से चलती है, जिसे कोलेजियम प्रणाली कहा जाता है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये कोलेजियम प्रणाली भारतीय राजव्यवस्था का एक बहुत ही दिलचस्प और कई बार विवादित विषय भी रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अगर पूरा संविधान पढ़ लिया जाए तो ये कोलेजियम शब्द कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर ये आया कहाँ से? हमारे स्रोत में एक बहुत ही ऐतिहासिक मामले का जिक्र है, जिसे सेकंड जजेस केस 1993 कहा जाता है। बिल्कुल, इस फैसले ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया। इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये तय किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की ही राय सबसे अहम होगी। यानी मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जजों की जो सिफारिश होगी, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। इस तरह कोलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ, ताकि जजों की नियुक्ति में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो सके। स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। अब अगर नियुक्ति के बाद कार्यकाल की बात करें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एक और बहुत ही जरूरी तथ्य है। अक्सर लोग राजनीति और न्यायपालिका की तुलना करते हैं। राजनेताओं के लिए रिटायरमेंट की कोई स्पष्ट उम्र नहीं होती, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए एक हार्ड स्टॉप है। स्रोत स्पष्ट करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रह सकते हैं। यहाँ कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है कि 5 साल या 6 साल काम करेंगे, बल्कि 65 वर्ष की आयु ही अंतिम सीमा है। लेकिन क्या इस 65 वर्ष की आयु से पहले किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन यह दुनिया की सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक है, जिसे महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के समान माना जाता है। किसी भी जज को हटाने के केवल 2 ही आधार संविधान में दिए गए हैं। पहला, सिद्ध कदाचार, जिसका मतलब है कि उन पर लगा कोई गंभीर दुर्व्यवहार साबित हो जाए। और दूसरा, अक्षमता, यानी वे शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में सक्षम ना हो। और इसके लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। ये प्रक्रिया इतनी कठिन जानबूझकर बनाई गई है ताकि कोई भी सरकार किसी जज को डरा धमका ना सके। यही कारण है कि भारतीय इतिहास में आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को इस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया नहीं जा सका है। न्यायपालिका की इसी आज़ादी और निर्भीकता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को भी पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 125 के तहत जजों का वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है और ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बार पद पर नियुक्त होने के बाद किसी भी न्यायाधीश के वेतन या भत्तों में कोई ऐसी कटौती नहीं की जा सकती जो उनके लिए नुकसानदायक हो। हाँ, केवल वित्तीय आपातकाल के समय ही इसमें बदलाव हो सकता है। इसके अलावा अदालत का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए संविधान में कुछ बहुत ही बेहतरीन बैकअप प्लान दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 126 जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। अगर किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति किसी अन्य जज को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। इसी तरह एक बहुत ही जरूरी प्रावधान अनुच्छेद 127 में है जो तदर्थ न्यायाधीशों यानी एड हॉक जजेस से जुड़ा है। अगर कभी सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई करने के लिए जजों का कोरम पूरा ना हो रहा हो तो हाईकोर्ट के किसी जज को कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। और फिर अनुच्छेद 128 भी है जो मुख्य न्यायाधीश को ये अधिकार देता है कि वे किसी रिटायर हो चुके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से अनुरोध कर सकते हैं कि वे कुछ समय के लिए वापस आकर अदालत के काम में मदद करें। ये सभी अनुच्छेदों का समूह ये सुनिश्चित करता है कि देश की सर्वोच्च अदालत कभी भी रुके नहीं।
अब हम इस चर्चा के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे हम अधिकारिता का खजाना कह सकते हैं। अंग्रेजी में जिसे जुरिस्डिक्शन कहते हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र सेट करने वालों के लिए ये मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन वाला क्षेत्र है। बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है और इसमें सबसे पहला नाम आता है मूल अधिकारिता यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, जो अनुच्छेद 131 में वर्णित है। अनुच्छेद 131 की मूल अधिकारिता को समझना बहुत ही आसान है। मूल का मतलब है कि कुछ ऐसे खास मामले होते हैं जिनकी शुरुआत ही सीधे सुप्रीम कोर्ट से होती है। मान लीजिए कि भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कोई बड़ा कानूनी विवाद हो जाए, या फिर दो राज्यों जैसे पानी के बंटवारे या सीमा को लेकर के बीच सीधा टकराव हो जाए। अब ऐसे मामलों को किसी छोटे जिले की अदालत या किसी एक राज्य के हाई कोर्ट में नहीं सुना जा सकता, क्योंकि वहां निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट को ये विशेष अधिकार देता है कि वो सीधे इन मामलों की सुनवाई करे। इस तरह वो हमारे संघीय ढांचे में एक निष्पक्ष रेफरी की भूमिका निभाता है। उस रेफरी वाली भूमिका के बाद एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, अपीलीय अधिकारिता की। अपीलेट जुरिस्डिक्शन। जी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अपील की अदालत है। यहाँ निचली अदालतों, खासकर हाई कोर्ट्स के फैसलों को चुनौती दी जाती है। इसे मुख्य रूप से 3 अनुच्छेदों में बांटा गया है। अनुच्छेद 132 कहता है कि अगर किसी भी मामले में संविधान की व्याख्या का कोई बड़ा सवाल छिपा है तो उसकी अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। फिर आता है अनुच्छेद 133, जिसके तहत सभी दीवानी मामले आते हैं, जैसे संपत्ति या व्यापार के बड़े विवाद। और अनुच्छेद 134 के तहत फौजदारी मामले आते हैं, खासकर ऐसे मामले जहां किसी को मौत की सजा सुना दी गई हो और उसमें अपील की जरूरत हो। अब यहाँ परीक्षाओं का एक ऐसा पसंदीदा विषय आता है जिस पर हर साल घुमा फिराकर सवाल बनते ही हैं। हम बात कर रहे हैं विशेष अनुमति याचिका की, जिसे स्पेशल लीव पिटीशन या SLP कहा जाता है। ये अनुच्छेद 136 में दी गई है। ये एक बहुत ही असाधारण और जादुई शक्ति है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो भारत के किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले के खिलाफ सीधे अपने पास अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। बस सैन्य अदालतों को छोड़कर। हाँ, सैन्य अदालतों को छोड़कर। यानी अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हाई कोर्ट जाने का रास्ता बंद है और उसके साथ घोर अन्याय हुआ है, तो वो अनुच्छेद 136 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। पर यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि अनुच्छेद 136 के तहत यह SLP कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसे कोई भी नागरिक मांग सके। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का अपना विवेकाधिकार है। डिस्क्रेशनरी पावर है। बिल्कुल। अगर जजों को लगेगा कि वाकई न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, तभी वे इस याचिका को स्वीकार करेंगे, वरना वो इसे खारिज भी कर सकते हैं। अधिकारिता की सूची में एक और महत्वपूर्ण शक्ति शामिल है, परामर्श अधिकारिता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में है। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह मांग सकते हैं। इस अनुच्छेद 143 का एक बहुत ही ऐतिहासिक उदाहरण हमारे स्रोत में दिया गया है, राम जन्मभूमि संदर्भ। हाँ, 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसी अनुच्छेद का उपयोग करते हुए उस विवादित स्थल के इतिहास और कानूनी पहलुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय मांगी थी। ये दिखाता है कि कैसे देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भी कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए इसी संस्था की ओर देखता है। इसके अलावा अनुच्छेद 129 का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा उसे एक स्थायी रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। कल को देश की किसी भी छोटी अदालत में अगर कोई वैसी ही स्थिति आती है तो वकील सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने फैसले को एक सबूत या नज़ीर के तौर पर पेश कर सकते हैं। और इसी अनुच्छेद के तहत अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता है या उसका अपमान करता है, तो न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए सीधे दंड देने की शक्ति भी मिलती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इन सभी शक्तियों को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल फैसले सुनाने की मशीन नहीं, बल्कि वो संविधान का असली संरक्षक है। और यहीं से हमारी चर्चा उस सिद्धांत की ओर मुड़ती है जिसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। यह वो शक्ति है जो संसद और सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाती है। अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हो या जो नागरिकों के अधिकारों को कुचलता हो,
तो सर्वोच्च न्यायालय उस पूरे कानून को शून्य घोषित कर सकता है, यानी रद्द कर सकता है। और जब हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो हमारे स्रोत में उल्लिखित एक ऐतिहासिक केस को दरकिनार नहीं किया जा सकता, केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद भारती केस को भारतीय राज व्यवस्था की परीक्षाओं का ब्लॉकबस्टर माना जाता है, लेकिन ये इतना अहम क्यों है? 1970 के दशक में यह बहस छिड़ गई थी कि क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को, यहां तक कि मौलिक अधिकारों को भी अपनी मर्जी से बदल सकती है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने भारतीय लोकतंत्र को बचा लिया। उन्होंने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत पेश किया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इसे ऐसे समझिए कि संसद चाहे तो घर की दीवारों का रंग बदल सकती है, खिड़कियां बदल सकती है, लेकिन वो उस घर की नींव को नहीं तोड़ सकती जिस पर पूरा लोकतंत्र खड़ा है। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। मूल ढांचा ही वो कवच है जो लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने से रोकता है। इसी के साथ जब बात एक आम नागरिक के अधिकारों की आती है तो अनुच्छेद 32 का जिक्र सबसे ऊपर आता है। इसे रिट अधिकारिता कहते हैं। ये इतना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को पूरे संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। हार्ट एंड सोल। इसके तहत अगर राज्य किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनता है तो वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और न्यायालय 5 प्रकार की विशेष आज्ञाएं, जिन्हें रिट कहते हैं, जारी कर सकता है। इन 5 रिट्स को समझना परीक्षा के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। पहली रिट है हेबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखती है तो कोर्ट आदेश देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत अदालत के सामने लाया जाए और अगर गिरफ्तारी का कारण सही नहीं है तो उसे आजाद किया जाए। दूसरी रिट है मैंडेमस, यानी परमादेश। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से मना कर दे तो कोर्ट इस रिट के जरिए उसे अपना काम करने का आदेश देता है। तीसरी और चौथी रिट्स हैं प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध और सर्टियोरारी यानी उत्प्रेषण। ये दोनों रिट्स मुख्य रूप से निचली अदालतों के लिए होती हैं। अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही है तो प्रोहिबिशन के जरिए उसे रोका जाता है। और अगर उसने कोई गलत फैसला सुना दिया है तो सर्टियोरारी के जरिए उस फैसले को रद्द करके मामले को ऊपर मंगा लिया जाता है। और 5वीं रिट है क्वो वॉरंटो, यानी अधिकार पृच्छा। इसका मतलब होता है किस अधिकार से। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऐसे बड़े सरकारी पद पर बैठ जाए जिसके लिए वो योग्य ही नहीं है, या उसने फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी ले ली है, तो न्यायालय इस रिट के जरिए से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उसे पद से हटा दिया जाता है। इन रिट्स के अलावा स्रोत में जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का भी बहुत प्रमुखता से जिक्र है। पहले नियम ये था कि जिसके साथ अन्याय हुआ है वही कोर्ट आ सकता है, जिसे लोकस स्टैंडी कहते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां बहुत गरीबी और अशिक्षा है, हर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता। इसीलिए 1980 के दशक में खासकर SP गुप्ता केस के बाद ये व्यवस्था बनी कि अगर समाज के किसी गरीब या कमजोर वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोई भी दूसरा जागरूक नागरिक या संस्था उनकी तरफ से जनहित याचिका दायर कर सकती है। इसी ने न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया, जहां कोर्ट ने जेल सुधारों, पर्यावरण और बाल मजदूरी जैसे मुद्दों पर खुद आगे बढ़कर न्याय सुनिश्चित किया। ये सारी व्यवस्थाएं दिखाती हैं कि कैसे हमारा न्यायतंत्र लगातार खुद को सुधार रहा है। अब परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी लोगों को जिस हिस्से का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, हम उस पर आते हैं। इसे हम कॉमन प्रीलिम्स ट्रैप्स कहते हैं। परीक्षा बनाने वालों को छात्रों को फंसाने में बड़ा मजा आता है और वे जानबूझकर ऐसे विकल्प देते हैं जो सच लगते हैं लेकिन होते भ्रम हैं। आइए इन भ्रमों और उनके पीछे की असल सच्चाइयों का पर्दाफाश करते हैं। पहला भ्रम जो हर दूसरे साल किसी न किसी परीक्षा में टकराता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष होती है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष होती है। ये 62 वर्ष का आंकड़ा राज्यों के हाईकोर्ट के जजों पर लागू होता है। परीक्षार्थी अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा भ्रम ये फैलाया जाता है कि अनुच्छेद 143 के तहत
सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को जो भी कानूनी सलाह देता है, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हैं। सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ये सलाह बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं होती है। राष्ट्रपति केवल एक राय मांग रहे हैं, उसे मानना या ना मानना पूरी तरह से उनकी और उनकी मंत्रिपरिषद की मर्जी पर निर्भर करता है। तीसरा भ्रम जो हाल ही की परीक्षाओं में देखा गया है, जनहित याचिका का विचार भारत के मूल संविधान में एक विशेष अनुच्छेद के तहत लिखा गया है। इसकी सच्चाई यह है कि जब 1950 में संविधान बना था तो उसमें PIL नाम की किसी चीज का कोई जिक्र ही नहीं था। ये पूरी तरह से न्यायपालिका के अपने नवाचारों, समय की जरूरतों और SP गुप्ता जैसे मुकदमों से विकसित हुई एक न्यायिक प्रक्रिया है, ना कि कोई संवैधानिक लेख। और चौथा भ्रम, अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके अपने राज्य के हाईकोर्ट में भी जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ा कैच है। सच्चाई ये है कि अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर मौलिक अधिकारों के लिए अपने राज्य के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना है तो संविधान के अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल करना होगा। ये अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 का अंतर तो जैसे हर एग्जामिनर का फेवरेट है। चलिए, अब जब हमने सर्वोच्च न्यायालय के पूरे ढांचे, शक्तियों और भ्रांतियों को इतने विस्तार से खोलकर रख दिया है, तो वक्त है हमारे 1 पेज रैपिड रिवीजन का। ये वो हिस्सा है जहां हम सारी चर्चा को एक सूत्र में बांधेंगे ताकि एग्जाम हॉल में कुछ भी न छूटे। तो आइए तेजी से दिमाग में स्कैन करते हैं। 1. स्थापना 28 जनवरी 1950। 2. जजों की कुल संख्या 34, 1 मुख्य और 33 अन्य, और इस संख्या को बढ़ाने की शक्ति केवल संसद के पास है। 3. योग्यता में सबसे अनोखी बात, राष्ट्रपति की नजर में विशिष्ट विधिवेत्ता होना। 4. रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष। 5. अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का आधार। 6. अनुच्छेद 131 मूल अधिकारिता, जहां राज्य और केंद्र आमने सामने हों। 7. अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका यानी SLP, सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्ति। 8. अनुच्छेद 143 परामर्श अधिकारिता, जहां राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। और अंत में 9. अनुच्छेद 32 5 प्रकार की रिट्स, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है। इस रैपिड रिवीजन ने वाकई पूरी तस्वीर को एक ही फ्रेम में बहुत खूबसूरती से समेट दिया है। हमने केवल अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 144 अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने की एक अत्यंत असाधारण और असीमित शक्ति देता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोर्ट को लगता है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए उसे कोई ऐसा आदेश देना होगा जिसके लिए देश में फिलहाल कोई स्पष्ट कानून नहीं बना है, तो वह अनुच्छेद 142 के तहत वह आदेश पारित कर सकता है। और फिर आप है अनुच्छेद 144, जो ये निर्देश देता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकरण, चाहे वे नागरिक हों या न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। कोई भी अदालत के आदेश को लागू करने से मना नहीं कर सकता।